नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, मामला न्यायालय में लंबित हो और वो व्यक्ति बन जाता है गृह राज्य मंत्री। अब जब गृह राज्य मंत्री वो बनेगा, चूंकि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और वो खुल के दहाड़ के लोगों को बताता है कि मेरा पुराना इतिहास देख लो, मैं चाहूं तो चुटकी में यानी 2 मिनट में आपको सीधा कर सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति वही करेगा जो उसकी पृष्ठभूमि है। लेकिन बात यह है कि ऐसी पृष्ठभूमि वालों को, ऐसे लोगों को क्यों सरकारें इतने बड़े बड़े पद से नवाज देती हैं? क्या नैतिकता, क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं, ये बात हम और आप नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो सरकार की एक अपनी मजबूरी है। सरकार करे तो करे क्या? सरकार को चाहिए बीजेपी की सरकार, यानी मोदी सरकार को चाहिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार के लिए उन्हें चाहिए था एक चेहरा, जो वोट बैंक था वो उनसे खिसकते जा रहा था। वो वोट बैंक था ब्राह्मणों का। चूंकि ठाकुर बोर्ड योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ तो गए, लेकिन ब्राह्मण धीरे धीरे खिसकते जा रहे थे। ब्राह्मणों का काफी विरोध था यूपी में और बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा था। उस गुस्से को शांत करने के लिए उनके पास एक चेहरा था, वो था टेनी भैया यानी अजय मिश्रा। अजय मिश्रा को उन्होंने, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा सदस्य हो, उस व्यक्ति को दूसरी बार में यानी इतना बड़ा पद से नवाज दिया जाता है, गृह राज्य मंत्री बनाया जाता है। याद रखिएगा, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में मामला लंबित है, 302 का मुकदमा है और छोटे मोटे अपराध उनके ऊपर दर्ज रहे, उसमें बरी भी हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह मामला अभी लंबित है। ऐसे व्यक्ति को यूपी से उठा के केंद्र में मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि वहां पे ब्राह्मणों की वोट चाहिए और ब्राह्मणों की वोट चाहिए तो कुछ ना कुछ तो गणित लगाना पड़ती है। चूंकि मिश्रा जी उपकृत हो गए, अजय मिश्रा उपकृत हुए और मोदी जी की इस कृपा से उनको भी चाहिए था कि कुछ ऐसा काम करें जिससे मोदी जी काफ़ी खुश हो जाएं, उन्हें लगे कि हाँ, हमने गलत आदमी को नहीं चुना है। तो करें क्या? लखीमपुर खीरी में सिख समुदाय है। सिख समुदाय वहाँ पे काफ़ी वर्षों से है। लगभग कुछ लोग पाकिस्तान बंटवारे में आ गए, कुछ लोग पंजाब से आए। दरअसल वहाँ बसने का मूल कारण था जमीन। यहाँ जमीन उत्तर प्रदेश में सस्ती थी और उत्तर प्रदेश की जमीन जो है वो बंजर जमीन वहाँ पे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये उस वक्त में एकड़ के हिसाब से मिल जाती थी। तो जिसकी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने बंजर ज़मीनें खरीदी और अपने साथियों को, रिश्तेदारों को भी बताया कि यहाँ ज़मीन सस्ती है और लोग आके वहाँ पे बसे सिर्फ ज़मीन, और ज़मीन को मेहनत की गई और उपजाऊ बनाई गई। वहाँ पे जब सिख समुदाय बसा और किसान मूल रूप से किसान हैं, तो उस किसान जब आंदोलन हुआ तो सबसे आगे बढ़ चढ़कर सिख समुदाय आगे आया। खास तौर से लखीमपुर खीरी का जो सिख समुदाय है वो हर तरह से किसान आंदोलन में किसानों की मदद करता है, चाहे वो गले से हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो, हर तरह से वो करता है। और चूंकि अजय मिश्रा उसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और आज वर्तमान में मंत्री हैं, तो उन्हें ये बात अपना गवारा गुजर रही थी। वो किसी तरह नहीं चाहते थे कि किसानों को किसी तरह की मदद मिले या किसान उनके एरिया से वहाँ से कोई भी आंदोलन में जाए। और उन्होंने इस बात को कई बार अपनी सभा में संकेत भी दिया और यहाँ तक कहा कि सुधर जाओ नहीं, मैं सुधार दूंगा, मेरी पृष्ठभूमि सब जानते हैं। यानी उन्होंने खुलेआम ये धमकी भी दी थी। उस धमकी के बाद जो हुआ वो आप हम सब के सामने है। यानी उनके साहबजादे ने जो आरोप लग रहा है उस हिसाब से किसानों को रौंद दिया और मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में जब वीडियो वायरल हुए, कई तरह के वीडियो वायरल हुए, तो लोगों ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने भी आवाज़ उठाई और यहाँ तक कि विपक्ष दल भी एक साथ खड़े हो गए।
लगातार हंगामा की स्थिति बनती रही, हंगामा होता रहा और इस हंगामे के बीच में पुलिस दोस्ताना संबंध निभाती रही। पुलिस ने बाकायदा 302 के आरोपी के यहाँ नोटिस भेजती रही। योगी जी साफ कह चुके थे कि अगर निर्दोष है तो कार्रवाई नहीं होगी, जब तक साक्ष्य नहीं होंगे किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका मतलब ये था कि केंद्र और राज्य दोनों जगह के लोग नहीं चाहते थे कि अजय मिश्रा के पुत्र का बाल बांका हो, क्योंकि मामला किसानों का था, किसानों को मारा गया था। तो किसानों के लिए वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के दिल में किसी तरह का दर्द नहीं है, खासतौर से उन किसानों के लिए जो 3 कानून के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए उनके लिए कोई दर्द नहीं है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी तरह के नेता हो, उनका दर्द नहीं छलकाना। एक ट्वीट निकल के आया कि जो घटना हुई वो किस अच्छी थी, बुरी थी, कुछ भी ऐसा ट्वीट नहीं आया। वरुण गांधी ने जरूर एक ट्वीट किया, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी लिखी योगी आदित्यनाथ को, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को पार्टी की वर्किंग कमेटी से अलग कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप किसानों के साथ अगर किसी तरह भी खड़े होते हैं तो आप पार्टी में रहने लायक नहीं हैं, यानी पार्टी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो ये तो साफ हो गया। अब रह गई बात गिरफ्तारी की। तो जिस तरह साहबजादे जाते हैं आधे घंटे पहले और बाकायदा वहाँ पे उनके साथ वकील भी होते हैं, विधायक भी होते हैं और सांसद प्रतिनिधि भी होते हैं, और 12 घंटे पूछताछ चलती है, चाय समोसा नाश्ता सब आता है। और उसके जांच में जैसा वो बताया गया कि कई पेन ड्राइव, कई सबूत, साक्ष्य लेके गए, वो साक्ष्य भले ही उन पे भारी पड़ गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह का तर्क दिया, फिर बाद में जब SIT ने और पूछताछ में पूछा गया कि आप 2:30 से 4 बजे के बीच कहाँ थे, तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा हल्फनामा दे दिया। यह हल्फनामा याद रखिएगा, ऐसे ही हल्फनामा अजय मिश्रा ने भी पेश किया था 2002 में, जिसके कारण वो बरी हो गए थे। फिलहाल अपील में मामला है, हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इस हल्फनामा की वही कहानी, वही पुराना तरीका अपनाया गया, लेकिन वो वक्त और इस वक्त में काफ़ी अंतर है, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास, हर आदमी के पास मोबाइल है, वीडियो कहीं ना कहीं की बनती रहती है और ऐसे मामले हमेशा वीडियो के माध्यम से सामने आ जाते हैं। लेकिन पुलिस जितनी लापरवाही इस केस में दिखाई, पुलिस ने जितना भी दोस्ताना दिखाया इस केस में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि पुलिस की मजबूरी थी, एक तो केंद्र गृह मंत्री, ऊपर से मुख्यमंत्री, किसी ने भी इस मामले को तत्काल नहीं समझा और सभी ने यही सफाई दी कि दोषी है तो कार्रवाई होगी, पहले साक्ष्य हो। ये पुलिस का काम था, साक्ष्य जुटाना। पुलिस उससे सवाल करती है कि आपकी गाड़ी में कारतूस कहाँ से आए। एक आरोपी से अगर आप ये पूछते हो कारतूस कहाँ से आए, तो उसका जवाब तो स्वाभाविक है, यही मिलेगा कि गाड़ी तो आग लगा दी गई, किसी ने फेंक दिए होंगे कारतूस, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस घटना स्थल थी वहाँ पे जांच नहीं हुई, लगातार मीडिया के लोग आते रहे, साक्ष्यों को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में कई ऐसी बात आई जो ये क्लियर करती है, साफ करती है कि पुलिस अभी भी दबाव में है और पुलिस कार्रवाई कर तो रही है, लेकिन दबाव अधिक है। और ये दबाव तभी समाप्त हो सकता है जब अजय मिश्रा को उनके पद से अलग कर दिया जाए। लेकिन कैसे किया जाए? उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में ब्राह्मणों की वोट लेना है, तो एक ब्राह्मण चेहरा तो उनको रखना है और उसके लिए वो ऐसा नहीं कर सकते। और रहा सवाल किसानों की, तो किसानों के आंदोलन अब सुनने में आया और तेज होगा। हो सकता है कि जो किसान मारे गए हैं उनकी अस्थियां लेके पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा जाएगा। हो सकता है उन किसानों की अस्थियों के साथ साथ पूरे देश में घूमा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री के पुत्र की करतूतों को जगह जगह बताया जाएगा। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वो सिर्फ सत्ता पे काबिज हो जाएगी, तो हो सकता है हो जाए, लेकिन नैतिकता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि उनकी डिक्शनरी में इस शब्द का उपयोग नहीं होता है। वो सिर्फ सत्ता, सत्ता और सत्ता तक है।
देखिए अब अगला क्रम क्या होता है, पुलिस जांच में आगे क्या सामने आता है, कार्रवाई कितनी होती है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में हो रहा है, तो ऐसी उम्मीद है कि जितने भी दोस्ताना संबंध निभाए जाएं, लेकिन वहाँ पे फटकार उनको पड़ेगी। अगर वो ईमानदारी से जांच नहीं करते तो इस मामले और खुलेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपके पास हौसला मेरा मनोबल बढ़ाइए और मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आज बस इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।